बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग करने वाले हैं, हमारे पास डीडी का चैप्टर नंबर 6 जो कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है, और ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो कि हमने सीपीटी और बाकी जगहों पे भी पढ़ा हुआ है। तो पहले मैं इसका आप लोगों के लिए स्केलेटन क्रिएट करूँगी और फिर उसके बाद मैं आपको सारा बताना शुरू करूँगी। सबसे पहले आप देख सकते हैं हमारे पास कंपोनेंट्स लिखे हुए हैं। कार्डियोवैस्कुलर जो सिस्टम होता है उसके हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं। यहाँ पे हमारे पास 4 लिखे हुए हैं जबकि 5 कंपोनेंट्स होते हैं। मैं आपको बताती हूँ। हार्ट हो गया, हार्ट आपका हार्ट हो गया। हार्ट से ब्लड जाता है आर्टरीज़ में, आर्टरी से ब्लड जाता है कैपिलरीज बन के, कैपिलरी से वापसी वेन में जाता है और वेन से पिक होता है आपके लिम्फेटिक सिस्टम से। तो हार्ट, इधर आर्टरी मिसिंग है, कैपिलरीज, वेन्स और लिम्फेटिक्स। इस तरह हमारे जो कंपोनेंट्स होते हैं 5 कंपोनेंट्स हो गए। अब फिर आगे बताया हुआ है कि जनाब ये जो है पर वो हमारा पल्मोनरी सिस्टम के साथ हार्ट कोऑर्डिनेट करता है हमारा सीवीएस, ताकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचा सके और वापसी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके बॉडी लंग्स को दे ताकि वो उसे रीऑक्सीजनेट कर दें। फर्स्ट पैराग्राफ हो गया। दूसरा पैराग्राफ लिखा हुआ है कि हार्ट डिजीज़ जो है लीडिंग कॉज ऑफ डेथ होती है और यूएस के अंदर सिर्फ जो है अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलियन लोगों की डेथ ईच ईयर होती है कार्डियोवैस्कुलर की वजह से। और नेक्स्ट हमें बताया हुआ है कि हाफ ऑफ जो हार्ट डिजीज़ सडन डेथ होती है ना, मतलब आप ये कहो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन AHA रिपोर्ट करता है हाफ ऑफ ऑल डेथ्स, 50% ऑफ ऑल डेथ्स जो सडन होती हैं वो आपकी कार्डियोवैस्कुलर की वजह से होती हैं। और लास्ट 15 ईयर से ये इसमें कार्डियोवैस्कुलर की वजह से डेथ है उसमें डिक्लाइन आ रहा है। साइन और सिम्टम्स की बात करते हैं। साइन एंड सिम्टम्स में सबसे पहले आप ये देखो, चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट है। आप ये सोचो एक बंदा है, उसको चेस्ट पेन हुआ तो उसने देखा जनाब उसको तो पैल्पिटेशंस हो रही है, स्किन पे विजिबिलिटी आ रही है, पैल्पिटेशंस हो रही हैं, तो उसका ये देखते ही उसका सांस फूलना शुरू हो गया, उसे डिस्पनिया हो गया कि ओ मुझे पैल्पिटेशंस हो रही हैं चेस्ट पेन के बाद। जब उसने डिस्पनिया हुआ तो वो बेहोश होना शुरू हो गया, कार्डियक सिंकोपी जिसे हम फेंटिंग कहते हैं। एफ से फेंट हुआ है, यानी कि जब वो जागा है तो वो थकावट महसूस कर रहा है, फैटीग हो गया। जब वो फैटीग हो गया तो उससे खांसी भी नहीं की जा रही। सी से कफ नहीं हो रहा, तो सी से हमने साइनसिस देखा कि उसको साइनसिस है, पर उसके फिंगर नेल टिप्स पे और उसके लिप्स के अराउंड साइनसिस है। साइनसिस के बाद हमने कहा कि उसको उसने टांगों पे देखा एडिमा है, और एडिमा की वजह से बाद उसने कहा कि टांगों में दर्द हो रहा है, क्लोडिकेशन हो रहा है, तो क्लोडिकेशन वाली बात हो गई। नेक्स्ट में हमारे पास आखिरी आता है वाइटल साइंस। तो हमने स्टार्ट किया था, हमने कहा जनाब सबसे पहले उसको चेस्ट पेन हुआ, उसने देखा उसको पैल्पिटेशंस हो रही हैं, ये देखते ही उसका सांस फूलना शुरू हो गया, डिस्पनिया हो गया और वो बेहोश हो गया, यानी कार्डिक सिंकोपी, यानी फेंट हो गया। एफ से फेंट हुआ, एफ से वो फैटीग हो गया, फैटीग इतना फैटीग है कि खांसा भी नहीं जा रहा उसे। सी से कफ है तो सी से साइनोसिस हो गया, पाँव को देखा तो नीचे एडिमा है और क्लॉडिकेशन है और उसके वाइटल साइंस डिटोरिएट होने। ये आपके पास हो गए कॉमन साइन और सिम्टम्स ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। इसके अलावा अगर सिस्टम वाइज देखते हैं तो हमारे पास 7 सिस्टम्स आते हैं। पहला सिस्टम आपका जनरल है, दूसरा आप स्किन को देखो, पहले आपने जनरली देखा, फिर आपने स्किन देखी, स्किन के बाद मसल्स देखे, मसल के बाद आप ऑर्डर में आते हो। पहला आपके पास आता है आपका CNS, आपका ब्रेन आता है, फिर नीचे आपने देखा आपके लंग्स आते हैं, पल्मो सिस्टम आ गया, फिर आपका पेट आ गया, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम, और एंड में आपका यूरिनरी सिस्टम आ गया। ठीक है, जेनिटो यूरिनरी सिस्टम हो गया गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल के बाद। तो जनरल में आपके पास क्या होते हैं, 2 W होते हैं, एक F होता है, डबल P होता है, तो ये 5 है हमारे पास। मस्कुलोस्केलेटल हमारे पास 6 हैं, तो 5 में क्या है, एक W का मतलब है वीकनेस, एक W का मतलब है वेट लॉस। ठीक है, वेट चेंज या वेट लॉस, वीकनेस और वेट चेंज हो गया। फिर F से आपने कहा फैटीग हो गया, डबल P था, एक था कि पोर एक्सरसाइज टॉलरेंस और दूसरा पेरिफेरल एडिमा। तो पहले क्या था, वीक है, वेट लॉस, वेट चेंज है और फैटीग है, पेरिफेरल एडिमा है और पोर एक्सरसाइज टॉलरेंस है। फिर आप आ जाओ अपनी स्किन के ऊपर। स्किन के ऊपर 3 बातें हैं, तो ये 5 थे, ये 3 है। 3 में क्या है, आपने ना, मैंने ये हाथ बनाया हुआ है, हाथ पे ना यहाँ पे वो है प्रेशर अल्सर देखा, और उसके बाजू के हाथ जो हैं बाल हैं वो लॉस हो रहे हैं, तो लॉस ऑफ हेयर हो गया। और फिर उसने देखा नेल और बेड्स जो हैं और लिप्स हैं वहाँ पे साइनसिस हो रहा है, तो हाथ बाजू पे क्या था, प्रेशर अल्सर था, वहाँ पे लॉस ऑफ बॉडी हेयर स्टार्ट हो गया था और साइनसिस लिप्स और नेल बेड्स का था परा। ठीक है, तो आगे उंगली होंगी नेल बेड से, फिर आप लिप्स भी साथ इंक्लूड कर दोगे, साइनसिस हो गया। फिर आप मसल पे, मैंने कहा 6 हैं, 3 M है आपकी माइल्जिया, मसल की फैटीग है, मसल एट्रोफी हो गया, 3 M है। उसके अलावा आपको पता है कि यार मस्कुलोस्केलेटल जो मिमिक करता है पेन हार्ट की वजह से कहाँ जाता है, आप कहते हो मेरे छाती में है, मेरी गर्दन में चला गया, गर्दन से ऊपर जॉ में चला गया, उसके बाद आप कहते हो शोल्डर में और बाजू में और बैक पे चला गया। तो ये आपका C से स्टार्ट हुआ चेस्ट पेन, जब यहाँ C से ये स्टार्ट हुआ तो C से क्लोडिकेशन और एडिमा, ये उसी ऑर्डर में है। जब हमने कहा था कि वो अपनी पाँव
पाँव देखेगा, यहाँ पे हमने कहा जनाब वो अपने पाँव देखेगा, उसको एडीमा है और क्लॉडिकेशन है, तो ये भी मायल्जिया मस्कुलोस्केलेटल में आ गया अपना। 3M थे, मायल्जिया मसल फैटीग एट्रोफी और चेस्ट वगैरह सारी जगहों पे दर्द आ रहा है और एडीमा और क्लॉडिकेशन है, मस्कुलोस्केलेटल हो गया। उसके बाद आप जाते हो सीएनएस में। सीएनएस में क्या है, उसके सर में दर्द है और उसको डिजीनेस सिंकोपी है और आंख भी इसमें इन्वॉल्व हो गई, इम्पेयर्ड विजन है, सर में दर्द, डिजीनेस सिंकोपी और आंख इन्वॉल्व हो गई। फिर आप जाते हो पल्मों पे, जिसमें आप कहते हो यार उसको डिस्पनिया, लेबर्ड ब्रीथिंग और खांसी भी इन्वॉल्व हो गई है। जब पल्मो सिस्टम इन्वॉल्व होता है तो खांसी प्रोडक्टिव हो जाती है। फिर आप गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल पे, जो आपके पेट में पानी भरा हुआ है और नोजिया वोमिटिंग है। जब भी पेट की बात, जेनेटो यूरिनरी की बात करो, यूरिन की सारी बात होगी, यूरिन आउटपुट कम आ रही है और वो कंसनट्रेटेड है, उसकी फ्रीक्वेंसी इस तरह से कैसी है और नोक्टोरिया हुआ है उसे, ठीक है। ये हमारे सारे हो गए। अब जो इन पर मैंने स्टार लगाए हुए ना गाइडलाइन के मुताबिक, ये सारे इंपॉर्टेंट है पर सबसे पहले ये तो सारे सिम्टम्स वाइज तो आपको आइडिया हो गया। मैं आपको पहले ये बताती हूँ जो कि कार्डिक पैथोफिजियोलॉजी। कार्डिक पैथोफिजियोलॉजी के 3 कॉम्पोनेंट्स होते हैं कार्डिक डिजीज़ के। आया वो आपके दिल के मसल्स, हार्ट मसल्स को, आपकी हार्ट की वेल्व्स को और कार्डियोवेस्कुलर कार्डियक का नर्वस सिस्टम को इन्वॉल्व करता है। अगर हार्ट का मसल है तो कौन सी डिजीज़ हैं, हार्ट की वेल्व्स हैं तो कौन सी डिजीज़ हैं, कार्डिक नर्वस सिस्टम है तो कौन सी डिजीज़ हैं। हार्ट की जब मसल है तो आपका क्या कहते हो, आप कहते हो यार उसको ना हार्ट का मसल जब इन्वॉल्व होता है तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, उसको MI हो गया, पेरिकार्डाइटिस, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर और एनेरिज्म्स हो गया। अगर मैं आपको इसको अरेंजमेंट में लेकर चलूँ, आप ये देखो, ये आपका कार्डिक फिजियोलॉजी है और यहाँ से सारा आपका हार्ट का स्टार्ट होता है। इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है कि हाइपरलिपिडीमिया हुआ। हाइपरलिपिडीमिया की वजह से आप कहते हो के बाद आपका टॉपिक आता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, जो कि आपको सबसे पहले यहाँ पे था कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो गया। तो हाइपरलिपिडीमिया, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। इसके बाद आपका थर्ड पे आता है एंजाइना आता है, एंजाइना का लिखा हुआ है, ये रहा आपका थर्ड पे एंजाइना आता है। पहले आपने क्या बोला कि उसको क्या है, हाइपरलिपिडीमिया, फिर आपने कहा कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, फिर एंजाइना आता है, फिर हमारे पास आता है MI लिखा हुआ है, ये मायोकार्डियल इन्फार्क्शन आता है। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के बाद आप लोगों के पास आ जाएगा यहाँ पे आपको पेरिकार्डाइटिस आना है, पेरिकार्डाइटिस, ठीक है। पेरिकार्डाइटिस के बाद नेक्स्ट हमारे पास क्रोनिक हार्ट फेलियर, क्रोनिक हार्ट फेलियर के बाद हमारे पास एन्यूरिज्म्स आते हैं। एन्यूरिज्म्स के बाद हमारे पास बस एन्यूरिज्म्स तक हो गए, तो टोटल 7 है, पर 2 इसमें मज़ीद इंक्लूड होंगे। इसमें लेके जाने का मकसद ये है कि आपको पूरे इसका स्केलेटन पता चल जाए। तो हार्ट में मैंने आपको पहले बताया हाइपरलिपिडीमिया था, हाइपरलिपिडीमिया के बाद आपका कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ लिखा होता है, कोरोनरी आर्टरी के बाद एंजाइना लिखा होता है, एंजाइना के बाद MI था, MI के बाद पेरिकार्डाइटिस, फिर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, फिर एनेरिज्म था। इसी तरह हार्ट वेल्व्स हैं, सबसे पहले आपके पास क्या आता है, रूमेटिक फीवर आता है, रूमेटिक फीवर, एंडोकार्डाइटिस आता है, एंडोकार्डाइटिस और फिर ल्यूबस कार्डाइटिस, इधर मेंशन नहीं है ल्यूबस कार्डाइटिस। फिर आप कहते हो कंजेनिटल डिफॉर्मिटीज़ आते हैं, फिर लिखा हुआ है माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स, इस ऑर्डर में। अब आगे जाके देख लोगे, मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये हो गए कार्डियक नर्वस सिस्टम में सबसे पहले फिब्रिलेशन लिखी हुई है, साथ उसकी जगह आप एरिथमिया कर दो, फिब्रिलेशन एरिथमिया इस तरह से हो गया। फिर साइनस टैकीकार्डिया और साइनस ब्रेडिकार्डिया लिखा हुआ है। अब मैं आपको ये उधर जाके दिखाती हूँ कि सबसे पहले हमने कहा हार्ट में क्या आया, हाइपरलिपिडीमिया आया, हाइपरलिपिडीमिया के बाद आपने कहा कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ आया, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के बाद हमने बताया इसको हो गया है एंजाइना, एंजाइना के बाद हमने बताया इसको हो गया पेरिकार्डाइटिस, ठीक है। ये टाइप्स ऑफ एंजाइना हो गई। MI हुआ, MI के बाद वो हो गया इसको पेरिकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस के बाद हमने कहा कि इसको हो गए कंजेस्टिव हार्ट फेलियर और एंड में हो गए इसको यहाँ पे एन्यूरिज्म्स हो गए। फिर हमारे पास आता है वेल्व्स का मसले। अब वेल्व्स के जो मसले हैं बड़े, एन्यूरिज्म्स के बाद आते हैं आपके हार्ट वेल्व्स के बाद। हार्ट वेल्व में सबसे पहले आपके पास आता है रूमेटिक फीवर, ठीक है, ये आपका 1 लिखवा रूमेटिक फीवर। फिर आपके पास आता है आपका एंडोकार्डाइटिस, एंडोकार्डाइटिस के बाद मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे लिखा हुआ है ल्यूपस कार्डाइटिस, वहाँ पे मेंशन नहीं था ल्यूपस कार्डाइटिस के बाद कंजेनिटल, कंजेनिटल में आपके पास आ जाता है फिर माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स, बस माइट्रल का ही प्रोलैप्स है। फिर आपके पास आता है आपके नर्वस सिस्टम का, नर्वस सिस्टम में मैंने सबसे पहले आपको बताया था लिखा हुआ है फिब्रिलेशन, ठीक है, फिब्रिलेशन वहाँ पे एरिथमिया मेंशन था। फिब्रिलेशन के बाद हमने बताया यहाँ पे साइनस टैकीकार्डिया और आपके पास साइनस ब्रेडिकार्डिया। फिर इसके अलावा जो चीज़ यहाँ मेंशन नहीं है वो है कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स। अब कार्डियोवास्कुलर जो डिसऑर्डर्स हैं इसमें हमारे पास फर्दर जाते हैं, उसका हाइपरटेंशन है,
ठीक है। हाइपरटेंशन है, उसको ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक है, उसे ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन है। ऑर्थोस्टैटिक के बाद उसको यहाँ पे आर्टीरियल ओक्लूसिव डिजीज़ है, उसे रायनॉड फिनोमिना है। रायनॉड फिनोमिना उसे वेनस डिसऑर्डर है। वेनस आगे डिवाइड कर लोगे सुपरफिशियल वेनस या डीप वेनस के अंदर, ठीक है। वेनस डिसऑर्डर के बाद उसे लिम्फेडिमा है। तो ये 7 ये टोटल हो गए। अगर अब इन सबको पेज के ऊपर एक जगह नोट करके लिखें, हमने कहा सबसे पहले जनाब हमारे पास ना 3 तरह की डिजीज़ होती है। सबसे पहले आपका हार्ट का मसल इन्वॉल्व होता है, और फिर आपने कहा वेल्व्स इन्वॉल्व होते हैं। वेल्व्स के बाद हमने बोला हमारा हार्ट का नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है। उसके अलावा मैंने आपको बताया कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ होती हैं, डिसऑर्डर्स या डिजीज़ होते हैं। हार्ट के अंदर मैंने बताया सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ था हाइपरलिपिडीमिया। हाइपरलिपिडीमिया के बाद हमने देखा कि यहाँ पे मेंशन था करोनरी आर्टरी डिजीज़। करोनरी आर्टरी डिजीज़ के बाद हमने देखा लिखा हुआ था एंजाइना। एंजाइना के बाद लिखा हुआ था आपका एमआई। एमआई के बाद हमारे पास लिखा हुआ था एक तो पेरिकार्डाइटिस आता है और एन्यूरिज्म आता है फिर, ठीक है। फिर हमारे पास लिखा हुआ था एन्यूरिज्म। तो 1 2 3 4 5 6 7वां रह गया। ओके, हार्ट, हाइपरलिपिडीमिया, एंजाइना ही एक्स्ट्रा था। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर आता है नेक्स्ट। फिर हमारा आता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। हार्ट फेल मैं भूल गई थी। पेरिकार्डाइटिस के बाद फेल होगा, फिर एन्यूरिज्म बनेगा, ठीक है। पेरिकार्डाइटिस फेल हो गया। वेल्व की बात करते हैं तो वेल्व में हमने बोला सबसे पहले हमारे पास लिखा होता है रोमैटिक फीवर, फिर हमने हमारे पास लिखा होता है एंडोकार्डाइटिस, फिर हमारे पास लिखा होता है ल्यूपस कार्डाइटिस, फिर हमने कहा हमारे पास कंजेनिटल डिफॉर्मिटीज़ लिखी हुई हैं और आगे लिखा हुआ है माइट्रल वेल्व प्रोलैप्स लिखा हुआ है। फिर हमारे पास कार्डियोवास्कुलर वाला आता है जिसमें हमने कहा था वहाँ पर लिखा होता है फिब्रिलेशन, लेकिन यहाँ पे इसने लिखा होता है कि उसको क्या है, एरिथमियाज़ हैं। एरिथमियाज़ हैं, साइनस टैकीकार्डिया है और साइनस ब्रेडिकार्डिया है, ठीक है। फिर हमारे पास कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स की बात करते हैं जिसमें हमने कहा उसको 7 चीज़ें थी। सबसे पहले उसको क्या हुआ था, उसको हुआ था हाइपरटेंशन। फिर हमने कहा टी से टेंशन, टी से हमने कहा ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक, टी से उसको ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक हुआ है तो हमने कहा था कि जनाब उसको आर्टीरियल ओक्लूसिव डिजीज़ भी थी। उससे पहले उसे क्या हुआ, टेंशन है तो आप हाइपरटेंशन कर लो, ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन कर लो। ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन के बाद आर्टीरियल ओक्लूसिव डिजीज़ हो गई। आर्टीरियल ओक्लूसिव डिजीज़ के बाद रेनॉड फिनोमेना, जब रेनॉड आएगा तो आप वेनस के बारे में लिखोगे, एंड में आपका आ जाता है लिम्फेडिमा। तो ये हमारे पास टोटल स्केलेटन बन गए। अब फिर हमारे पास बुक में कहता है जो हार्ट वाले हैं, बड़े हार्ट के मसल हैं, उसके हमारे पास 3 प्रोसेस होते हैं। पहले आप कहते हो कि जनाब वहाँ पे क्या हुई है, ऑब्स्ट्रक्शन हुई है और हमने कहा कि रिस्ट्रिक्शन हो गई है। ऑब्स्ट्रक्शन और रिस्ट्रिक्शन हो गई है। फिर आप कहते हो कि जनाब वहाँ पे इन्फ्लेमेशन है और डायलेशन या डिस्टेंशन हुई हुई है। तो ये 3 प्रोसेसेस आते हैं। इस पे देखते हैं कि हमारे पास कार्डियक, ये तो 3 हमारी डिजीज़ हो गई। फिर हमने कहा कि हमारे पास कंडीशन जो होती हैं वो 3 होती है, ऑब्स्ट्रक्शन या रिस्ट्रिक्शन, इन्फ्लेमेशन या डायलेशन डिस्टेंशन। उसने एक एग्जांपल दी है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, एक जगह ऑब्स्ट्रक्शन है, जब ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो पल्मोनरी एम्बोलिस की वजह से हो रहा है तो वहाँ पे कंजेशन स्टार्ट हो जाएगी और एट देन वहाँ पे वेसल्स होंगी वो डायलेट कर जाएंगी, ब्लॉक बाय एम्बोलिस। फिर नेक्स्ट हमने बताया कि वो कौन सी इनमें से जो डिजीज़ है जो मिमिक करती है एमएसके को, वो हमारे पास 3 है परी। आपकी ये एमआई है, आपका पेरिकार्डाइटिस और आपका एओर्टिक एनोरिज्म। ये तीनों जो हैं परे आपके एमएसके की मिमिक करते हैं, जबकि होते हार्ट रिलेटेड हैं। और बाकी हमने कहा एज के रिलेटेड चेंजेस आते हैं, जैसे कि डिजेनरेटिव हार्ट डिजीज़ आती है, वहाँ पे एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ बोलो, करोनरी हार्ट डिजीज़ बोलो या करोनरी आर्टरी डिजीज़ बोलो, तो ये सारे डिजेनरेटिव हार्ट डिजीज़ में। तो सबसे पहले हाइपरलिपिडीमिया में आपको बताया हुआ है कि जनाब ये एक मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटी होती है जिसके अंदर आपका एलडीएल ज़्यादा होता है, ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा होते हैं, लेकिन एचडीएल आपका कम होता है। और इसमें जो इसके रिस्क फैक्टर्स होते हैं, अब आप स्टैटिन मेडिकेशन स्टार्ट करते हो। स्टैटिन मेडिकेशन कौन सी हैं आपके पास? ज़ोकोर है, लिपिटोर है, क्रेस्टोर है, लस्कोल है और मेवोकोर है और प्रेवाकोल है। अब ये दवाइयाँ वो खा रहा है। अब इनकी वजह से क्या साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं? उसमें हमारे पास आता है माइल्जिया आता है, रैप्डोमाइलिसिस आता है, मायोसाइटस आता है। तो थेरेपिस्ट उनकी स्क्रीनिंग लाजमी करते हैं, उनको सोननेस वगैरह हो जाती है। तो ये हमारे सारे साइन एंड सिम्टम्स लिखे हुए हैं। कुछ उधर मेंशन है जो इधर पूरे नहीं है, इस तरह से कुछ है पड़ा। ठीक है, तो हमने कहा कि मैंने आपको बताया मायोपैथी, रैप्डोमाइलिसिस और मायोसाइटिस, वो 3 हो गए। उसके बाद आपके पास आता है कि उसको क्या है, उसको बुखार रहता है और उसको नोज़िया और वोमिटिंग होती है। अब देखो किसी मसल टूट रहे हैं, मसल टूट रहे हैं, उसे बुखार भी होगा। जब मसल टूट रहे हैं, अंदर कोई चीज़ टूट रही है तो वो बाहर आएगी। बाहर कैसे आएगी? नोज़िया और वोमिटिंग से आएगी। फिर आपका लिवर इम्पेयरमेंट के टोटल आपके पास 6 आते हैं। सबसे पहले आप ये सोचो
तो मुंह से स्टार्ट करो। मुंह पे क्या होते हैं, स्पाइडर एंजियोमास होते हैं, जो आपकी वेन्स आपको प्रोमिनेंट होती है वेब लाइक ना, स्पाइडर एंजियोमास। जब मुंह से आपने देखा, फिर आप सेकंड जाओगे आपने हाथों पे आपको क्या हुआ, पाल्मर एडिमा हुआ, वहाँ पे बायलेटरल कार्पेटल सिंड्रोम हो गया। तो एरिथमा, पाल्मर पे एरिथमा, लिवर पाम्स, आपके पास एरिथमा हुआ और सीटीएस हो गया। सीटीएस के बाद आप अपने नेल्स देखते हो, वहाँ पे नेल बेड चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं, स्किन कलर चेंज होना शुरू हो जाता है, समझो साइनोसिस टाइप। स्किन के बाद आप फिर मूव करते हो अपने पेट के ऊपर। पेट में सबसे पहले लिवर फ्लैप की बात करते हो, जिसे एस्ट्रेक्सिस कहते हैं। फिर आप पेट में देखते हो असाइटिस है, और लास्ट में यूरिन आ जाता है। तो ऊपर से नीचे जाना है। ऊपर से नीचे कैसे जाना है, सबसे पहले हमने कहा जनाब हमारा फेस देखो, फेस के अंदर आपने देखा है जनाब उसको क्या हुए हैं, स्पाइडर एंजियोमास हुए हैं। फिर आपने उसका बाजू देखा, आपने कहा उसको क्या है, पाल्म पे उसको एरिथमा हुआ हुआ है। जब पाल पे एरिथमा हुआ हुआ है और सीटीएस हुआ हुआ है और उसके नेल बेड के चेंजेस आए हुए, तो यहाँ से हो गया। फिर आप उसके पेट पे चले जाओ। पेट में सबसे पहले अब यहाँ पे नजर नहीं है, यहाँ पे राइट साइड का लिवर होता है, तो लिवर के अंदर लिवर फ्लैप हुआ है जिसे हम एस्ट्रेक्सिस कहते हैं, और उसका जो पेट है उसके अंदर उसे एसाइटिस हुआ हुआ है। और फिर आप गैस्ट्रो यूरिन में क्या कहते हो, आप कहते हो उसे डार्क कलर यूरिन आई है। उसके अलावा जो आपके स्टैटिन के साइड इफेक्ट्स है, मैंने आपको बताया था कि मायोसाइटिस है, माइएल्जिया है, रैप्डोमाइलाइसिस है। उसके अलावा जिस बंदे का होगा तो उसको फीवर होगा, अनएक्सप्लेन्ड उसको फीवर हो रहा है, और वहाँ पे उसे नोजिया और वोमिटिंग है। ये स्टैटिन के इंड्यूस्ड आपके साइड इफेक्ट्स आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मैं आपको लेकर चलती हूँ इस टेबल पे। हम टेबल पहले कर लेते हैं सारे। तो टेबल में सबसे पहले हमें क्या बताया हुआ है, टेबल में हमें ये बताया हुआ है जनाब मॉडिफाइबल, नॉन मॉडिफाइबल, और हमारे पास कंट्रीब्यूटिंग रिस्क फैक्टर्स हैं। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स में हमारे पास क्या है कि फिजिकल इनएक्टिविटी, ठीक है, ये मॉडिफाई कर सकते हो कि वो इनएक्टिव है, वो स्मोक पीता है, स्मोकिंग करता है, उसके सीरम लेवल एलिवेटेड हैं, कौन कौन से कोलेस्ट्रॉल एलिवेटेड है, उसका बीपी बढ़ा हुआ है, उसको डायबिटीज़ है, उसको ओबेसिटी, इसमें उसकी सारी चीज़ें ज़्यादा हैं। पहली बात है वो हिलता जुलता नहीं है। जब हमने कहा कि जनाब वो क्या करता है, हिलता जुलता नहीं है, तो फिर फिज़िकल इनएक्टिविटी कहते हैं। और वो स्मोकिंग करता है, बैठा रहता है, स्मोकिंग करता रहता है, जिस वजह से उसका सीरम, उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ चुका है, वो मोटा हो गया, और उसको डायबिटीज़ है, पर शुगर, उसका ग्लूकोज लेवल बढ़ गया, ये नहीं डायबिटीज़ हो गया। नॉन मॉडिफाइबल में उसकी एज 65 या उससे ज़्यादा, उसका मेल का जेंडर होना, उसकी फैमिली हिस्ट्री, उसकी रेस, और उसका पोस्ट मेनोपॉजल अगर फीमेल है परी। तो हमने ये सारी बातें बता दी। मेल है जनाब, मेल है, उसकी एज 65 से ज़्यादा है, उसकी फैमिली हिस्ट्री, उसका रेस है, और फीमेल है तो पोस्ट मेनोपॉजल है, वो भी चेंज नहीं हो सकते। कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं कि जनाब वो लेता है स्ट्रेस, उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि वो स्ट्रेस लेता है, और उसे पीवीडी है यानी कि पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज़ उसे कोई हो गई है, उसको हार्मोनल स्टेटस, जैसे फीमेल पोस्ट मेनोपॉजल तो हार्मोनल स्टेटस है, और ये क्या करता है, अल्कोहल पीता है, और वो क्या है, ओबीज़ है। तो ये ओबीज़, और यहाँ स्मोकिंग था, यहाँ अल्कोहल आ गया, ओबीज़, स्मोकिंग, और उसको पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज़ है। उसे एक, अब इसे यूँ बना लो कि जनाब उसको ना, वो इतना मोटा है, और उस मोटा है, और उसकी पर्सनालिटी ऐसी है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेता है। जब वो स्ट्रेस लेता है वो अल्कोहल कंज्यूम करता है, अल्कोहल कंज्यूम करता है, करते हुए उसके पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज़ हो गई, जो जिसकी वजह से उसका हार्मोनल स्टेटस चेंज हो गया। यूँ ही कर सकते हैं कि उसे पता चला जनाब उसको पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज़ है, उसने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना शुरू कर दिया और अल्कोहल पीना शुरू कर दी, मोटा है और हार्मोनल स्टेटस इस तरह से वेरी कर रहा है। तो ये हमारे पास मॉडिफाइबल, नॉन मॉडिफाइबल और कंट्रीब्यूटिंग रिस्क फैक्टर्स आ गए। नेक्स्ट हमारे पास आता है हार्ट बर्न के। अब हार्ट बर्न पे हमारे पास क्या होता है, हार्ट बर्न पे हमने कहा उससे फ्रीक्वेंट हार्ट बर्न अटैक्स हो रहे हैं, और वो एंड एसिड्स यूज़ करता है। साफ ज़ाहिर है जिसको एसिडिटी होगी वो एंड एसिड यूज़ करेगा ताकि उसके सिम्टम्स रिलीव हों। तो ये क्लिनिकल साइन और सिम्टम्स हैं। उसका हार्ट बर्न वेक्स अप क्लाइंट अप एट द नाइट, उसकी नींद खुल जाती है, आँख खुल जाती है, एसिड और बिटर टेस्ट होता है मुंह के अंदर। जब वो उठता है तो उसे चेस्ट के अंदर बर्निंग सेंसेशन हो रही है, जब भी वो खाना खाता है उसे डिस्कम्फर्ट होती है, एबनॉर्मल ब्लोटिंग और गैस और डिफ़िकल्टी इन स्वॉलोइंग है। कुछ बातें हम खाने से रिलेटेड करेंगे, कुछ बातें हम उसके सोने और उसके मुंह के टेस्ट के लिहाज से करेंगे, और उसकी दवाइयों के लिहाज से करेंगे। पहली बात यह है कि उसको हार्ट बर्न के आपसे पूछे क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम, तो मैंने कहा उसको ये चीज़ फ्रीक्वेंट होती है, फ्रीक्वेंट इन अ सेंस कि उसे किस तरह होती है कि वो रात को उठ के बैठ जाता है, और जब उसकी आँख खुल जाती है तो उसका मुंह का टेस्ट करवा होता है, और उसके चेस्ट के अंदर बर्निंग सेंसेशन हो रही होती है। फिर वो उठा, उसने चला, बाकी पूरा दिन कैसे गुजारता है हमने पूछा, हमने कहा जनाब जब भी वो खाना खाता है ना, एक तो उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, उसको बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होता है खाने के बाद, और उसके पेट में ब्लोटिंग और गैस हो जाती है। इवन के इतना हाल हो जाता है कि उसको निगलने में मसला होता है, या आप निगलना पहले निकाल लें, उसे निगलने में मसला होता है, लेकिन निगल तो लिया उसने स्पाइसी फूड, लेकिन उसे बहुत डिस्कम्फर्ट है, उसे ब्लोटिंग और गैस हो गई है, और
फिर वो एंटासिड खा रहा है। तो सबसे पहले हमने कहा कि हार्टबर्न के साइन बताओ, तो मैंने कहा फ्रीक्वेंट रहता है। कितना फ्रीक्वेंट? इतना है कि जनाब उसकी रात को आँख खुल जाती है, जब वो उठता है उसका एसिड या बीटर टेस्ट होता है और उसकी चेस्ट में बर्निंग सेंसेशन होती है। बाकी 3 के बारे में बताओ। उसको निगलने में मसला होता है, निगल जब लेता है, स्पाइसी फूड खाता है तो उसे डिस्कम्फर्ट होती है, ब्लोटिंग और गैस होती है, वो एंटासिड खाता है। तो ये हमारी कहानी बन गई। तो इस कहानी को हम कैसे लिखें? इस कहानी को हमने सबसे पहले ये बताया जनाब, जब वो उठता है, आपने पूछा हार्टबर्न के बारे में बताओ, उसके साइन एंड सिम्टम बताओ मुझे। तो हार्टबर्न के साइन एंड सिम्टम में हमने बताया जनाब उसको ये वाली सिचुएशन फ्रीक्वेंट होती है। इतना है कि उसकी नाइट में पेन की वजह से वो वेक कर जाता है। जब वो उठता है तो उसका माउथ का टेस्ट ना एसिड या बिटर टेस्ट होता है, माउथ का बिटर टेस्ट होता है और उसको बर्निंग सेंसेशन होती है, उसकी चेस्ट के अंदर उसको बर्निंग सेंसेशन है। नेक्स्ट में हमने बोला कि जनाब अब वो उस बाकी सारे दिन के बारे में बताओ। हमने कहा उसको स्वेलिंग में डिफ़िकल्टी होती है, चलो वो किसी ना किसी तरह कर तो लेता है, लेकिन उसे डिस्कम्फर्ट होती है स्पाइसी खाने के बाद। और जब स्पाइसी खाने के बाद डिस्कम्फर्ट होती है तो उसे एब्डोमिनल पेन होता है, ठीक है। एब्डोमिनल उसको ब्लोटिंग है, उसको गैस वगैरह हो रही है। जब उसे ब्लोटिंग और गैस वगैरह हो रही है तो वो क्या करता है, वो एंटासिड्स यूज़ करता है टू रिलीव द सिम्टम्स। अब ये 7 हमारे पॉइंट्स हो गए, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हार्टबर्न। नेक्स्ट हमारे पास आया था एंजाइना पेक्टोरिस के। बताओ एंजाइना पेक्टोरिस, आपको पता है कि यार एंजाइना दर्द होता है दिल का, तो इसके क्या साइन एंड सिम्टम होंगे? एक बंदा आपके पास आया है, उसको एंजाइना हो रहा है, तो कैसे बताओगे? या वो क्या बातें बताएगा या आप उसके अंदर क्या देखोगे? साइंस वो होते हैं जो हम देखते हैं, सिम्टम वो होते हैं जो पेशेंट हमें बताता है। तो हमने उसे देखा जनाब, जैसे उसको एंजाइना हुआ है ना, उसने अपनी मुट्ठी बनाई है, ग्रिपिंग की है, विस लाइक फीलिंग ऑफ पेन आई है और प्रेशर बिहाइंड द ब्रेस्ट बोन, और स्टर्नम बोन जो आपकी ब्रेस्ट बोन है उस पर उसको बहुत ज़्यादा प्रेशर फील हो रहा है। तो उसने एक मुट्ठी बनाई और अपने छाती पे रख दी है और उसे बहुत ज़्यादा ब्रेस्ट बोन के बिहाइंड पेन हो रहा है, ठीक है। अब उससे हमने पूछा यार ये पेन कहाँ जा रहा है? तो मैंने देखा तो सही, उसने मुझे बताया जनाब उसका पेन पहले गर्दन में जाता है, फिर उसके जॉ में जाता है, उसके शोल्डर में जाता है, आर्म ख़ास तौर पे लेफ़्ट आर्म मर्दों में जाता है और उसके पीछे बैक पे जाता है। तो मैंने कहा इसके अलावा कहाँ-कहाँ दर्द हो रहा है? उसने बताया जनाब मुझे ना दाँतों में बड़ा दर्द हो रहा है। और मैंने कहा अच्छा, तो इसके साथ तुम्हें कहीं और कुछ और महसूस हो रहा है? वो कहते हैं हाँ, बहुत जलन महसूस हो रही है, बर्निंग इंडाइजेशन, जब वो खाना खाता है उसके बाद उसे बर्निंग फ़ील हो रही है। बर्निंग के दौरान हुआ है ये दर्द ना, पहले भी कभी हुआ है, चलो कभी हुआ है पहले भी ऐसा, तो उसने कहा हाँ, बर्निंग इंडाइजेशन पे होता है। और कहता है इसके साथ क्या होता है? तो वो कहता है कि मेरा साँस इतना चढ़ जाता है कि मैं कोई एक्सरसाइज़ नहीं कर सकता। ऐसा लगता है कि उल्टी आ जाएगी और बेल्चिंग हो जाएगी। बेल्चिंग का मतलब मुझे नहीं पता। तो ख़ैर कैसा है, पहले मैंने बंदे को देखा, आप सब यूँ इमेजिन करो, बंदे को देखा, उसने ग्रिप बनाई, विज़ लाइक उसको पेन आ रहा है और ब्रेस्ट बोन के बिहाइंड उसको पेन आ रहा है। तो आपने कहा कि पेन कहाँ-कहाँ जा रहा है? उसने बताया मेरे चेस्ट में है, गर्दन में जा रहा है, जॉ में जा रहा है, शोल्डर में जा रहा है, आर्म में जा रहा है, मर्दों के अंदर खास तौर पे लेफ्ट आर्म की कंप्लेन करेंगे, और बैक पे जा रहा है। तो उन्होंने कहा कहीं और हो रहा है? वो कहता है हाँ, मेरे दाँतों में। मैंने कहा पहले कभी हुआ? उसने कहा हाँ, मुझे होता है बर्निंग इंडाइजेशन के दौरान। तो मैंने कहा इसके साथ और क्या होता है? वो कहता है मेरा साँस इतना चढ़ जाता है कि मैं एक्सरसाइज़ नहीं कर सकता, मुझे उल्टी वाली फीलिंग आती है और मुझे बेल्चिंग होती है। तो ये एंजाइना पेक्टोरिस का हो गया हमारे पास। एंजाइना पेक्टोरिस के बाद हमारे पास आता है एमआई के क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स। अब एक बंदा है जिसे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है, तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में सबसे पहले हमने बताया ज़रूरी नहीं कि साइन हमें और सिम्टम नज़र आए, कभी-कभी ये होता है साइलेंट होता है। किन लोगों में साइलेंट होता है? वो जो स्मोकिंग करते हैं, वो जिन डायबिटीज़ होता है, क्योंकि डायबिटीज़ में उनको एहसास ख़त्म हो जाता है। स्मोकर्स में और इन सब में नर्व वगैरह जो सेंसिटिविटी है, वो पेन की वो चीज़ आपके पास कम हो जाती है, सेंसिटिविटी ऑफ पेन कम हो जाती है। तो सबसे पहले हमने कहा साइलेंट हो सकता है और अचानक से उसकी डेथ हो जाती है। इन्फेक्शन हुआ, डेथ हो गई, साइलेंट था, ये चीज़ें हो गई। फिर हमने कहा कि एक बंदा जो बता रहा है उसे क्या होता है, प्रोलॉन्ग्ड या बहुत सीवियर किस्म का सबस्टर्नल चेस्ट पेन होता है जो कि उसको स्क्वीजिंग प्रेशर दे रहा होता है। और ये पेन कहाँ कहाँ रेडिएट कर रहा होता है? एक या दोनों बाजू में जा रहा होता है और उसके वही पुरानी कहानी थ्रोट, नेक, उसके शोल्डर, आर्म और बैक और जॉ में था। फिर हमने कहा साथ इसको क्या फीलिंग आती है? उसने कहा मुझे नोज़ी और इंडाइजेशन हो रही है। इंडाइजेशन होता है। एंजाइना कितने, हमने कहा था प्रोलॉन्ग्ड और सीवियर होता है। प्रोलॉन्ग कितना होता है? कम से कम 30 आधा घंटा या उससे ज़्यादा का होता है। फिर हमने पूछा कि जनाब कि किसी चीज़ से रिलीव होता है? तो उसने कहा नहीं नहीं, कोई ना रेस्ट खाने से, ना नाइट्रोग्लिसरीन से, ना एंटासिड से, किसी चीज़ से रिलीज़ नहीं हो रहा। तो हमने कहा पेन जो है परा इन्फेक्शन का, वो अनरिलीव बाय रेस्ट और चेंज इन पोजीशन है परा। तो हमने दोनों बातें दोबारा कर दी और इसने बताया उसको नोज़िया हो रहा था, ठीक है, और उसको इंडाइजेशन थी, तो नोज़िया दोबारा लिख दिए। सडन उसको डिमनेस, लॉस ऑफ विजन और लॉस ऑफ स्पीच हो रही है। अब उसके अलावा उसकी क्या चीज़ें जा रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि ये एमआई हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है। तो
तो उसे ऐसे लग रहा है कि बेहोश होने वाला है, उसकी नज़र कुछ नहीं आ रहा, ना वो बोल पा रहा है, उसका रंग उड़ गया है, उसको पसीने छूट रहे हैं, उसके सांस में तंगी हो रही है, वीकनेस हो रही है, नमनेस हो रही है और ऐसे हो रहा है कि अभी वो फेंट कर जाएगा। तो हमने सबसे पहले बताया जनाब, ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनको क्या होता है, साइलेंट होता है, किन के अंदर होता है, स्मोकर और डायबिटीज़ में होता है, क्योंकि उनकी सेंसिटिविटी टू पेन खत्म हो चुकी होती है और उनको सडन कार्डियक डेथ हो चुकी होती है उनकी। फिर हमने कहा वो लोग जो बताते हैं कि हाँ उनको हो रहा है, तो उनको ना प्रोलॉन्ग्ड और सवेयर किस्म का ना सबस्टर्नल पेन होता है। तो प्रोलॉन्ग्ड होता है कितनी देर के लिए होता है, आधा घंटा या उससे ज़्यादा होता है। उसके अलावा दर्द कहाँ रेडिएट कर होता है, उसने वो बताया, साथ उसको नोज़िया और इंडाइजेशन की फीलिंग थी बड़ी। और हमने कहा रिलीव होता है, उसने कहा ना 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 रेस्ट से जाता है, ना एंटासिड से जाता है, ना नाइट्रिक एसिड से जाता है, ना पोजीशन चेंज करने से जाता है। बस मुझे ऐसे लगता है कि मेरे आंखों के आगे अंधेरा आ रहा है, मैं अभी बेहोश हो जाऊँगा, मुझे पसीने छूटने शुरू हो जाते हैं, रंग उड़ जाता है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, नमनेस और फेंटनेस वगैरह शुरू हो जाती है। तो ये एमआई के हमारे पास हो गए। तो अब एमआई के हम करते हैं। सबसे पहले हमने बताया कि जनाब कुछ लोगों के अंदर तो होता ही साइलेंट है और उनकी क्या होती है, सडन कार्डियक डेथ हो चुकी होती है। साइलेंट किन लोगों में होता है, स्मोकर्स में होता है, डायबिटीज़ में होता है। क्यों होता है, क्योंकि उनकी जो सेंसिटिविटी होती है ना पेन की, वो जो होती है वो जनाब डिमिनिश हो चुकी होती है। तीसरा हमने बताया, अच्छा अगर किसी को हो रहा है तो वो क्या कहता है, वो कहता है मेरा सबस्टर्नल चेस्ट पेन होता है जो कि बहुत प्रोलॉन्ग होता है और बहुत सवेर होता है। तो हमने कहा जनाब कितना प्रोलॉन्ग होता है, उसने बताया ग्रेटर दैन 30 मिनट्स होता है। और हमने कहा कि आपका जो ये दर्द है कहीं और ट्रैवल करता है, उसने बताया हाँ जनाब ये रेडिएट करता है, फलानी जगह के ऊपर रेडिएट कर रहा है। जब हमने कहा अच्छा तो ये रेडिएट कर रहा है और इसके साथ ये कभी अनरिलीव्ड होता है किसी पोजीशन से कुछ से, तो उसने कहा ना ना मेरा ये नाइट्रोग्लिसरीन लेने से जाता है, ना ये एंटासिड से जाता है, ना मेरा रेस्ट करने से जाता है, ना ही पोजीशन चेंज करने से जाता है। तो ये 7 पॉइंट्स हो गए। अब ना आगे इसने हमें बताया बस फीलिंग क्या हो रही होती है तुम्हें। वो कहता है मुझे ना ऐसा लगता है कि आंखों के आगे अंधेरा आ रहा है, मेरा रंग पीला पड़ जाता है, मुझे फेंटनेस फील होना शुरू हो जाती है और मुझे नमनेस होती है, वीकनेस होती है और ऐसे होता है कि मैं अभी बेहोश हो जाऊँगा। तो ये सारी उसकी हमारे पास एमआई के क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स आ जाते हैं। फिर हमारे पास आता है एमआई इन वुमेन है, उसके क्या साइन एंड सिम्टम होते हैं। तो वुमेन का ना पैटर्न जो होता है ना वो क्लासिकल से हट के होता है। तो हम कहते हैं जनाब वुमेन का जो पेन होता है ना वो आपके पास क्या होता है, एटिपिकल होता है और डिफरेंट तरह के होता है। तो अब इसमें हम देखते हैं, इसमें एक और चीज़ होती है वुमेन के अंदर ना, एंड एसिड्स होते हैं वो पेन को रिलीव कर सकते हैं रादर देन रेस्ट और एंजीना। तो कुछ के अंदर ये सीन भी होता है। खैर अब साइन एंड सिम्टम्स देखते हैं। हार्ट पेन इन वुमेन डज नॉट ऑलवेज फॉलो क्लासिक पैटर्न। समझ आ गई, क्लासिक पैटर्न आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। सेकंड क्या है, मैनी वुमेन डू एक्सपीरियंस क्लासिक जस्ट डिस्कम्फर्ट, लेकिन कुछ को क्लासिक होता भी है। फिर हमारे पास ओल्डर जो फीमेल होती हैं उनके दिमाग का भी चेंज हो जाता है, कंफ्यूज होना शुरू हो जाती हैं, तो कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट आना शुरू हो जाती है। उनको सांस में तंगी, डिस्पनिया होता है, इवन रेस्ट पे या एक्सर्शन दोनों कंडीशंस में होता है। उनको वीकनेस और लेथार्जी शुरू हो जाती है। अनयूजुअल किस्म की फटीग होती है, फटीग जो इंटरफेयर करती है उनके रोज़मर्रा के काम के साथ, तो हम कोई काम ही नहीं कर सकते, ये वाली सिचुएशन है। फिर हमारे पास आ गया है जनाब के इन साथ ही साथ वो खाने के बाद इसको भी इंडाइजेशन है, इसको भी हार्ट बर्न है, इसको भी स्टमक पेन है और ये गैस्ट्रो, इसे गर्ड के साथ इस एज्यूम किया जाता है जनाब इसको शायद गर्ड होगा। एंग्जाइटी और डिप्रेशन होता है, स्लीप डिस्टर्बेंस होती है, रात को आँख खुल जाती है, सेंसेशन सिमिलर टू इनहेलिंग कोल्ड एयर, अनएबल टू टॉक और ब्रीथ है, सेंसेशन सिमिलर टू इनहेलिंग और कोल्ड एयर है। ऐसे होता है जैसे उसने कोई ठंडी ठंडी हवा इनहेल कर ली है ना, और तो वो वाली सेंसेशन होती है, वो बात नहीं कर सकती, जब सांस नहीं आ रहा वो बात भी नहीं कर पा रही, आइसोलेटेड रहती है, कंटिन्यूस मिड थोरेसिक। हाँ इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि वुमेन के अंदर किस तरह का दर्द आता है, उसको होता है मिड थोरेसिक पेन होता है और इंट्रास्कैपुलर, उसके स्कैपुलर्स के दरमियान पीछे पेन होता है। तो मिड थोरेसिक, यहाँ पे सबस्टर्नल पेन नहीं है। एकिंग होती है, हैवीनेस और वीकनेस होती है एक या दोनों बाजू के अंदर, और ये कभी कभी रिलीव हो जाता है एंटासिड से, समटाइम एंटासिड नाइट्रोग्लाइसिन से भी बेहतर वर्क करते हैं। पहली बात हमने कहा जनाब क्लासिक को फॉलो नहीं करता। फिर हमने कहा कुछ लोगों के अंदर क्लासिक होता है, उसका दिमाग सही नहीं चल रहा, उसको कन्फ्यूजन हो जा रही है, उसको सांस में तंगी हो रही है, वो रोज़मर्रा के काम नहीं कर पा रही, वो कमज़ोर हो गई है, उसे लेथार्जिक फील हो रहा है, खाना खाती है उसे हार्ट बर्न, स्टमक पेन, इंडाइजेशन हो जाती है। हम एज्यूम करते हैं उसे गर्ड है, पर उसे एंग्जाइटी होती है, डिप्रेशन होती है, उसको नींद नहीं आती। उसके सिम्टम ऐसे होते हैं जैसे उसने ठंडी ठंडी हवा इनहेल कर ली, उसे मिड थोरेसिक और इंट्रास्कैपुलर पेन होता है और एंटासिड खाने से ठीक हो जाता है। तो अब इसे दोबारा से समराइज़ करते हैं जरा। हमने कहा क्लासिक
नोट क्लासिक दिमाग का सी चल रहा है तो कोग्निटिव पे आ जाओ। कोग्निटिव के बाद हमने कहा कि उसको सांस में इतना तंगी कि लेथार्जिक वीकनेस, घर के काम नहीं कर सकती, खाने के साथ उसका रिलेशन, एंग्जाइटी डिप्रेशन के साथ रिलेशन, सोने के साथ रिलेशन। जब एंग्जाइटी डिप्रेशन है तो सो कहाँ से सकेगी, ठंडी हवा जैसा लोकेशन गैमिट थोरेसिक और बैक के इंट्रास्कैपुलर और एंटासिड खाने से बेहतर हो गया। फिर हमने हमारे पास है कि हार्ट अटैक वुमेन में आता है तो इसके क्या सिम्टम्स होते हैं। सिम्टम्स वो होते हैं जो पेशेंट हमें बताता है 1 मंथ बिफोर अ हार्ट अटैक और ड्यूरिंग द हार्ट अटैक। इसे दो पे हमने डिवाइड कर लिया। 1 मंथ बिफोर हार्ट अटैक क्या होता है, उसको फैटीग आना स्टार्ट हो जाती है, नींद में मसला होता है, सांस में तंगी होती है, इंडाइजेशन और गर्ड होती है, एंग्जाइटी होता है, हार्ट एक करता है और उसके बाजू भारी होना शुरू हो जाते हैं। जब हार्ट अटैक आ रहा होता है तब भी इसको डिस्पनिया होता है। अब डिस्पनिया पहले 42% था, अब 58 हो गया। उसको पहले भी वीकनेस थी, अब भी वीकनेस है, ठीक है। और वहाँ फैटीग के नाम था, यहाँ वीकनेस का नाम है। तो और उसे अनयूजुअल फैटीग, अब उसकी फैटीग पहले 71 थी, अब कम हो गई है। उसे कोल्ड स्वेट, उसे स्वेट आना शुरू हो गए हैं, उसे डिजीनेस हो गया, उसको नोजिया हो गया है, ठीक है। और उसका आर्म में वीकनेस और हैवीनेस है। अब जो चीज़ें सिमिलर हैं उनको हम कर लेंगे हाईलाइट इसमें। एक तो कहा आर्म वीकनेस इधर भी है और हमने कहा आर्म वीकनेस इधर भी है। और ये क्या है, बढ़ गई है, पहले 25 थी अब 35 हो गई है। उसके अलावा हम बात करते हैं उसके यहाँ पे था बड़ा डिस्पनिया, वीकनेस डिस्पनिया दोनों के अंदर, ठीक है, डिस्पनिया हो गया। नेक्स्ट हमारे पास इंडाइजेशन, गर्ड भी नहीं है, एंग्जाइटी, हार्ट रेसिंग भी नहीं है, ठीक है। बस यूनिक चीज़ें हैं कि उसको ये हो रहा है, स्वेट है, अनयूजुअल किस्म की फैटीग उसका सिमिलर था, अनयूजुअल फैटीग वाहिद है जो कि कम हो रहा है। उसका स्वेट होना, उसको डिजीनेस होना और उसको नोज़िया आना। यहाँ इंडाइजेशन से आप नोज़िया को रिलेट कर सकते हो वैसे, और डिजीनेस आना, ये चीज़ें यूनिक है बड़ी, ठीक है जनाब। हार्ट अटैक वुमेन के अंदर हमने कहा कि 1 महीना पहले और ड्यूरिंग हार्ट अटैक क्या होता है, हमने दोनों के अंदर फैटीग की बात की, दोनों के अंदर नोज़िया फैटीग की बात की, दोनों के अंदर डिस्पनिया की बात की और बाजू की बात की। तो थकावट, सांस में तंगी और बाजू, उसके अलावा ऊपर वो सोने में मसला है, खाने के बाद एंग्जाइटी और उसका हार्ट धक 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 कर रहा है, यहाँ पे पसीने छूटना शुरू हो जाते हैं, नोज़िया, डिजीनेस वगैरह की चीज़ें भाई, ठीक है। फिर हमारे पास आता है पेरिकार्डाइटिस के बारे में बता दो जनाब। पेरिकार्डाइटिस के बारे में हम कहते हैं कि जनाब सबसे पहले इसमें जो सिम्टम्स हम बात करें, सबस्टर्नल पेन है, ठीक है। उसके अंदर फीमेल के क्या था, मिड थोरेसिक था। पेरिकार्डाइटिस में आपको क्या होता है, सबस्टर्नल पेन होता है जो कि इन जगहों पे रेडिएट करता है, नेक में, अपर बैक में, अपर ट्रैप में, लेफ़्ट स्केपुलर एरिया में, लेफ़्ट आर्म में, कोस्टल मार्जिन में तक में जाता है। फिर आपने कहा सबस्टर्नल पेन है तो स्वेलिंग में मसला है इसको। पेन आपका एक ख़ास पोजीशन बनाने से, फॉरवर्ड सिटिंग से होता है और पेन आपका सांस रोकने से होता है, ठीक है। तो ये पेन रिलीव्ड हो गई। पेन एग्रेवेटेड दो चीज़ों से होते हैं, एक तो आप सांस रोका था लेकिन यहाँ पे आप गहरे सांस ले रहे हो, जैसे खांस रहे हो, डीप इंस्पायर कर रहे हो, लाफ कर रहे हो, तो पेन एग्रेवेट हो गया। और पेन एग्रेवेट होता है ट्रंक मूवमेंट से भी होता है, जैसे साइड बेंडिंग और रोटेशन या सीधा लेटने से। तो सीधा लेटने से पेरिकार्डाइटिस में दर्द होता है, ठीक है। और उसको बुखार भी है। अब आइटस यानी इन्फ्लेमेशन, यानी उसे बुखार भी होगा, चिल्स भी होगा, वीकनेस भी होगा, और रिसेंट कोई हार्ट डिजीज़ हुई है, उसे खांसी आ रही है, उसको लोअर एक्सट्रीमिटी पे एडिमा है, ख़ासतौर पे 3 जगहों पे, पाँव, एंकल और उसकी लेग्स के अंदर। तो लेग, एंकल, फीट, इस तरह कर लो। पहले हमने कहा दर्द की लोकेशन क्या है, हमने कहा जनाब उसको सबस्टर्नल पेन है, उससे स्वेलिंग में इशू है। पेन दो चीज़ों से रिलीव होता है, ख़ास पोजीशन बनाने से और सांस रोकने से। पेन एग्रेवेट होता है गहरे सांस लेने से या मूवमेंट करने से, और उसको बुखार शुखार और इन चीज़ों की हिस्ट्री भी है, खांसी भी है और उसको एडिमा भी है। तो ये बहुत ही अच्छा हो गया। पेरिकार्डाइटिस यानी उसे बुखार है, जगह कौन सी है, सबस्टर्नल पेन है, सबस्टर्नल पेन है, स्वेलिंग ऐसे सबस्टर्नल पेन ऐसे स्वेलिंग में इशू, उसका पेन दो चीज़ों से रिलीव होता है, खास पोजीशन से और ब्रेथ रोकने से, एग्रेवेट होता है बहुत तेज डीप सांस लेने से और ट्रंक मूवमेंट करने से, और उसको लोअर एक्सट्रीमिटी में एडिमा और फीट और एंकल लेग्स पे भी है। फिर नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टेबल की तरफ, जिसमें हमसे पूछा है जनाब उसको करेक्टरिस्टिक्स बताओ कार्डियक चेस्ट पेन की। कार्डियक चेस्ट पेन में सबसे पहले आपके पास एंजाइना, एमआई, माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स और पेरिकार्डाइटिस। माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स आगे जाके पढ़ेंगे, पेरिकार्डाइटिस, एमआई और एंजाइना हम देख चुके हैं, एंजाइना पेक्टोरिस वाला। तो जनाब सबसे पहले तीनों के अंदर, चारों के अंदर हम टाइमिंग की बात करेंगे। ये 3 से 5 मिनट रहता है और ये ख़ासतौर पर कोई एक्सर्शन करने से होता है, और एक्टिविटी लैग टाइम होता है कम ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 5 मिनट, 3 से 5, 1 से 5 मिनट, एक ही बात है, ठीक है। और ये आपका कम से कम आधे घंटे से 1 घंटा रहता है।
इसका सिंपल ये बताया मिनट्स टू आवर्स भी हो सकते हैं और ये आवर्स टू डेज़ होता है। पेरिकार्डाइटिस लंबा चलता है, ख़ास तौर पर इन्फ्लेमेशन है, अचानक से थोड़ी ना चली जाएगी। एंजाइना मिनटों में था, ये मिनटों घंटों में है, ये भी मिनटों से घंटों में है और ये घंटों से हफ्तों में। फिर हमने कहा इसमें किस तरह से आप क्या करते हो जो ये आपको, तो मॉडरेट इंटेंसिटी होती है यहाँ पे दर्द की, ऐसे होती है जैसे टाइटनेस और चेस्ट डिस्कम्फर्ट है, इधर मॉडरेट है, इधर स्वेयर है, इधर रेयरली स्वेयर है और इधर वेरी करती है माइल्ड टू स्वेयर। ये मॉडरेट टू स्वेयर था, एंड वाला माइल्ड टू स्वेयर है। ये स्वेयर है, पेनलेस भी हो सकता है क्योंकि अभी हमने बोला डायबिटीज़ और स्मोकिंग वाले पेशेंट के अंदर साइलेंट एम आई था। माइट्रल वेल प्रोलैप्स रेयरली स्वेयर होता है। इधर हमने कहा टाइटनेस और चेस्ट डिस्कम्फर्ट होती है, यहाँ पे उसे ऐसे होता है जैसे क्रशिंग पेन होता है और इनटॉलरेबल होता है और ये पेनलेस भी हो सकता है। ये एसिम्प्टोमेटिक होता है, आपके स्टिकिंग सेंसेशन होती है लेकिन सबस्टर्नल नहीं होती। ये जो आपको जो पेन होता है जनाब, ये एसिम्प्टोमेटिक होता है और ये शार्प कटिंग होता है और एमआई को मिमिक भी कर सकता है। यहाँ पे क्रशिंग पेन था, यहाँ शार्प और ऐसे कटिंग पेन है, क्रशिंग शार्प कटिंग, क्रशिंग शार्प कटिंग, ठीक है। और ये आपके रेस्ट पे भी आ सकता है, सोते पे भी आ सकता है, एमआई एक्सर्शन पे आता है, ठीक है। और ये रेस्ट पे भी आ सकता है और ये वर्स होता है सांस लेने के साथ, स्वेलिंग के साथ, ब्लेंचिंग के साथ, नेक और ट्रंक मूवमेंट्स के साथ वर्स हो जाता है। और ये सब साइन होता है रेस्ट और एनजी से। ये ना रेस्ट से जाता है ना एनजी से जाता है, ये भी रेस्ट से भी नहीं जाता है, एनजी से भी नहीं जाता, लेकिन लेटने से चला जाता है एमवीपी। और ये तो जनाब लेटने से इसको मसला होता है, ये सिर्फ एक ख़ास पोजीशन बनाता है, ये ब्रेथ होल्ड करता है तब रिलीफ होता है। इधर हमने कहा पेन जो होता है वो रिलेटेड होता है आपके टोन और आर्टीरियल स्पाज़म से, ठीक है। आपकी आर्टरी स्पाज़म कंजेशन वगैरह की तरफ तो नहीं जा रही, ये स्कीमिया की वजह से होता है क्योंकि आर्टरीज ब्लॉक हो रही होती हैं, स्कीमिया की वजह से होता है। इसका कोई अननोन कोज है और ये आपके इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस से रिलेट होता है क्योंकि पेरिकार्डाइटिस आपके जितना इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है उस पर डिपेंड करता है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एंजाइना, एमआई, आपका माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स और पेरिकार्डाइटिस, ये मिनटों की बात है, 1 से 5 मिनट या 3 से 5 मिनट, ये मिनटों से घंटों की बात है, आधे घंटे से 1 घंटा, ये मिनटों से घंटों और ये घंटों से दिनों की बात है, ठीक है। फिर मॉडरेट इंटेंसिटी, ये स्वेयर पे होता है, रेयरली स्वेयर होता है और ये माइल्ड टू स्वेयर होता है, वेरी करता है। यहाँ पे टाइटनेस होती है, यहाँ पे क्रशिंग होती है, वहाँ पे कटिंग होती है और ये स्टिकिंग होती है। ये आपका रेस्ट और ड्यूरिंग स्लीप आता है, एक्सर्शन पे आता है, कभी भी आ सकता है। और ये जब आप वर्स हो जाता है, जब आप गहरे खांसी शांसी ये वो करते हो और ट्रंकी मूवमेंट्स करते हो, ये सब साइड होता है रेस्ट और एनजी के साथ। ये दोनों से नहीं जाता, ये भी दोनों से नहीं जाता, ये सिर्फ सीधा लेटने से जाता है। और ये अदर देखो, रेस्ट और सीधा लेटने दोनों कन्फ्यूज़ नहीं करना, बस रेस्ट और में कर देना कि सीधा लेटने से जाता है, रेस्ट और एनजी से नहीं जाता, ये एनजी लिख लेना बस। और ये आपका एक ख़ास पोजीशन बनाने से ये सांस रोकने से जाता है। और यहाँ पे आर्टीरियल स्पाज़म होता है, उस वजह से होता है, यहाँ स्कीमिया की वजह से होता है, ये किसी भी वजह नहीं है, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस पे डिपेंड करता है। तो अगर हम इसमें हेडिंग्स बनाए, सबसे पहले हमने बोला टाइमिंग, ठीक है। और फिर इसकी इंटेंसिटी कितनी होती है, ये हमारे पास हो गया इंटेंसिटी। और इसकी टाइप क्या होती है, यहाँ पे चेस्ट के पेन कैसा, टाइट है, क्रश है, ये वो, कटिंग, जस्टिंग। और रिलीफ ये किस टाइम होता है, अच्छा कॉज क्या बनता है इसका, एक्सर्शन बनता है और उसमें इसमें रेस्ट पे भी हो सकता है, एक्सर्शन पे होता है और ये रेस्ट पे भी हो सकता है और उन चीज़ों के साथ होता है, ठीक है, ट्रंक मूवमेंट वगैरह के साथ होता है। और इसमें हमने बोला जनाब रिलीफ, तो ये हमारा दोनों से रिलीव होता है, ये दोनों से रिलीव नहीं होता, ये सीधा लेटने से रिलीव होता है, ये ख़ास पोजीशन बनाने से होता है। और आपका ये पेन रिलेट किससे करता है, तो पेन का रिलेशन ये स्पाज़म से होता है, स्कीमिया से होता है, अननोन होता है और ये इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस पर डिपेंड करता है, ठीक है। ये केस एग्जांपल है क्लिनिकल। लेफ़्ट और राइट आपके पास जो है, इन दोनों के हमने बताने हैं राइट और लेफ़्ट के बारे में। अब लेफ़्ट साइड फेलियर जो होता है, साफ ज़ाहिर है, अब आपका जो हार्ट के अंदर ये वाली जो जगह है, यहाँ पे खून कहाँ से आता है, आपके लंग से आता है। तो लंग में आपका अगर ये ब्लड नहीं ले रहा तो पीछे मसले स्टार्ट हो जाएंगे, सांस के ज़्यादातर मसले इसमें होता है। राइट साइड वाला बॉडी से ले रहा होता है, बॉडी से कहाँ से ले रहा होता है, लिवर से, इंटेस्टाइन से, टांगों शांगों से ले रहा होता है, तो इसके अंदर ये वाले सिम्टम्स होते हैं और इसके अंदर ये वाले होते हैं। तो इसमें क्या है, फैटीग है, डिस्पनिया है, माइल्ड फिजिकल एक्सर्शन या एक्सरसाइज पे, स्पास्मोटिक कफ स्टार्ट हो जाती है, ख़ासतौर पे जब वो सीधा लेटता है। और फ्लूइड जो होता है दोबारा वाइल फ्लूइड मूव्स फ्रॉम एक्सट्रीमिटीज़ टू लंग्स, फ्लूइड धराधर लंग्स के अंदर आना शुरू हो जाता है, पहले से वो आगे नहीं जा रहा हो और फ्लूइड आ रहा है तो उसको स्पास्मोटिक कफ हो जाती है। पैरोक्सिमल नॉक्टर्नल डिस्पनिया हो जाता है रात के टाइम, और थोपनिया हो जाता है तो अपराइट पोजीशन में उसको बैठना पड़ता है, उससे टैकीकार्डिया होता है, फटीग, मसल वीकनेस होती है, एडिमा भी इसमें भी होती है, दोनों राइट और लेफ्ट दोनों में एडिमा होती है, वेट गेन होता है, इरिटेबिलिटी, रेस्टलेसनेस होती है, डिक्रीज रेनल फंक्शन और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एट नाइट होती है, ठीक है। राइट साइड वाले में आप कहते हो कि उसका फटीग है,
ऊपर भी फटीक था, नीचे भी फटीक है, यहाँ पे एडीमा है, वहाँ पे भी एडीमा है, लेकिन ये क्या है, डिपेंडेंट एडीमा होता है जो कि एंकल से शुरू होता है। यहाँ पे पिटिंग एडीमा किस तरह का पिटिंग एडीमा है जो कि 5 से 10 पाउंड ऑफ एडीमा एक्यूमुलेट हो जाता है, फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है। एडीमा जो होता है वो एक, अब हमने कहा पाँव से शुरू हुआ, ठीक है, लेग में हुआ और अब सैक्रल एरिया में, बैक ऑफ थाइज में भी आ गया है एडीमा, और राइट अपर क्वाड्रेंट पेन होता है लिवर की वजह से, और आपको साइनोसिस होता है नेल बेड्स में। फेटिक दोनों के अंदर था। इसके अंदर 3 बातें एडीमा की जनाब, डिपेंडेंट एडीमा है, पिटिंग एडीमा है, और एडीमा थाइज और सेक्रेल एरिया में भी है, पेट में दर्द है, और साइनोसिस है नेल बेड्स में। फिर आपके पास डायस्टोलिक हार्ट फेलियर होता है, यानी कि वो फिलिंग नहीं कर पा रहा, डायस्टोलिक कहते हैं कि वो रिलैक्स नहीं हो पा रहा। तो इससे क्या होता है, फैटिग और डिस्पनिया होती है माइल्ड एक्सर्शन के ऊपर, आपको वही ऑर्थोपनिया होता है, और आपको एडीमा होता है, और जुगुलर वेनस डिस्टेंशन, ये इसका यूनिक पॉइंट है जो किसी में नहीं था। जुगुलर वेन, राइट में भी जुगुलर वेन का वैसे इशू होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये आती है केस एग्जांपल। ये एन्यूरिज्म का हो गया हमारे पास। एन्यूरिज्म का हमारे पास क्या होता है, चेस्ट पेन विद एनी ऑफ द फॉलोइंग,